आज का मेरा टॉपिक आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। अब ये थ्योरी क्या है, इस थ्योरी को मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा, ये थ्योरी है थोड़ी सी मुश्किल, इसके कॉन्सेप्ट भी थोड़े से समझने वाले हैं। तो छोटी सी एक पहले वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेगी मैं अपनी बातों को समझाता भी रहूंगा और बातों को आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तमाम लोग बड़े गौर से इस वीडियो को समझिएगा। वीडियो है इंग्लिश में, तो पता नहीं अब आपको इंग्लिश समझ में आती नहीं आती, कोशिश जरूर कीजिएगा फिर ताकि अपनी बातों को क्लियर कर सकूँ आपको। Part 1. Classical relativity. Let's start with some absolutes that we need to accept. 1. There is no such thing as absolute motion or absolute rest. Objects move relative to each other. For example, look at the truck with two kids playing catch. The truck is moving at a constant speed of 50 miles per hour, but as the kids are also moving with it at 50 miles per hour, they could easily think that they are standing still. When the children throw the ball at 10 miles per hour, they observe that the ball they have thrown is moving at 10 miles per hour. But their little brother, who is not on the truck and is standing still, has observed that the ball has moved at 60 miles per hour. He has added both the speed of the truck and the speed of the ball together. But is the little brother really standing still? No. The Earth is constantly in motion. The sun is constantly in motion, and the galaxy is constantly in motion. Therefore, nothing is ever at absolute rest or absolute motion. Things just move relative to each other. This is classical relativity. अच्छा, अब ये जो बात एक्सप्लेन की गई आपको, शायद ही कोई बात समझ में आई हो। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अपनी जबान में ताकि मैं मेरी बात आपको समझ में आ सके। ये जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नजर आ रही है, तो पहला ही जो पॉइंट नजर आ रहा है ये नजर आ रहा है रिलेटिविटी का। अब रिलेटिविटी का क्या है, अब जैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी थी, इसके जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। मैं पहला पॉइंट आपके सामने लिख रहा हूँ। ओके, अब जो अल्फाज आपके सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं इन अल्फाज को देखिए। इन अल्फाज में लिखा हुआ नजर आ रहा है देयर इन नो एब्सोल्यूट मोशन। बेटा, एब्सोल्यूट मोशन का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट के लफ्ज का मतलब यहाँ जो नजर आ रहा है, ये एब्सोल्यूट का मतलब होता है पर्टिकुलर। कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं है। पर्टिकुलर मोशन आप बोलेंगे सर कैसी पर्टिकुलर मोशन नहीं है, अब वो क्या बोलना चाह रहा है? अच्छा, पर्टिकुलर मोशन नहीं है, पर्टिकुलर मोशन क्यों नहीं है, जवाब तो इसका मिलेगा, लेकिन पहले आगे और पढ़ लेते हैं। उसने कहा आपसे बेटा एवरी मोशन इज रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब हर मोशन जो है रिलेट करती है, रिलेटिव है दूसरी मोशन से। अब इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं, आप अपनी जगह पे बेटा रुके हुए हो। आप अपनी जगह पे रुके हुए हो यानी किस में हो? रेस्ट में। आप बोलेंगे चलें सर सही है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि आप अपनी जगह पे रुके हुए हैं। आप रुके हुए होने का मतलब आप रेस्ट में हैं। लेकिन आप क्योंकि बेटा इस अर्थ के ऊपर मौजूद हो, आप अकेले नहीं हो बल्कि आप इस अर्थ के ऊपर मौजूद हो। आप तो अपनी जगह पे रुके हुए थे, लेकिन ये अर्थ कॉन्स्टेंटली क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, मूव कर रही है। आप तो अपने लिहाज से तो रुके हुए हो, रेस्ट पे आप कहीं भी नहीं जा रहे, लेकिन क्योंकि ये अर्थ रोटेट कर रही है तो थोड़ी देर बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे, थोड़ी देर बाद आप यहाँ नीचे की तरफ पहुंच जाओगे, इसी तरीके से थोड़ी देर बाद आप यहाँ पहुंच जाओगे। यानी हर वक्त आप जो है किस में हो? मोशन में हो, एक दूसरे के लिहाज से। मतलब अभी आप अर्थ के लिहाज से, अब ये अर्थ साथ साथ स्पिन भी कर रही है और ये सन के अराउंड भी तो रोटेट कर रही है। आपकी जो अर्थ है, ये अर्थ यानी सेंटर में अगर आपके पास सन है तो अब ये अर्थ इस सन के अराउंड भी रोटेट कर रही है। यानी आप रेस्ट पे थे अपने लिहाज से, लेकिन अर्थ स्पिन कर रही थी तो मोशन में भी थे, और यही अर्थ फिर इस तरीके से सन के अराउंड मूव कर रही है, तो फिर ये भी रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक मोशन दूसरे के लिहाज से। जैसे आपने अपनी मोशन को अर्थ के लिहाज से लिया, अर्थ ने अपने मोशन को सन के लिहाज से लिया। सन की मोशन बेटा गैलेक्सी के हिसाब से होती है, मतलब हर मोशन जो है रिलेटिव है दूसरी मोशन के। तो इस वीडियो को मैं दोबारा से आपके सामने प्ले करूंगा, वीडियो को देखिएगा और फिर इसको मैं साथ साथ आपको समझाता भी रहूंगा। पहले इन बातों को इरेज कर देते हैं। ओके, वीडियो को दोबारा प्ले करते हैं। अब ये इसका पार्ट नंबर 1 आपको बताना चाह रहा था, इसको प्ले कर देते हैं। Classical relativity. Let's start with some absolutes that we need to accept. 1.
There is no such thing as absolute motion or absolute rest. Objects move relative to each other. अब वही बात आपको बता रहा है कि भाई कोई भी मोशन जो है कोई भी बॉडी जो है रेस्ट पे नहीं है बल्कि हमेशा एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव मोशन होती है। अब ये बात Part जल्दी 1. से वीडियो को कंप्लीट कर Classical देता हूँ। relativity. Let's start with some absolutes that we need to accept. 1. There is no such thing as absolute motion or absolute rest. Objects move relative to each other. For example, look at the truck with two kids playing catch. The truck is moving at a constant speed of 50 miles per hour, but as the kids are also moving with it at 50 miles per hour, they could easily think that they are standing still. When the children throw the ball at 10 miles per hour, they observe that the ball they have thrown is moving at 10 miles per hour. But their little brother, who is not on the truck and is standing still, has observed that the ball has moved at 60 miles per hour. He has added both the speed of the truck and the speed of the ball together. ओके अब ये जो बात आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था मैं आपको बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको दो बॉय नजर आ रहे हैं, एक बॉय ये रहा ए, एक बॉय ये रहा बी। देखो ए और बी दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में, क्योंकि इनकी सराउंडिंग चेंज नहीं हुई। ट्रक जहां जहां जाएगा वहां वहां ये ए और बी भी जाएंगे, तो ए और बी बेटा दोनों एक दूसरे के लिहाज से किस में है, रेस्ट में है। आप बोलेंगे चलें सर सही आपकी बात। अच्छा अब ये ट्रक अगर मूव कर रहा है 50 की स्पीड से, यानी 50 मैं चलो 50 ले लेता हूँ किलोमीटर पर आवर, आपका ट्रक मूव कर रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और आपने ये बॉल को भी थ्रो किया बेटा, इस एक शख्स से दूसरे शख्स को बॉल को थ्रो किया, यानी बॉय बी ने बॉय ए को बॉल को थ्रो किया। अब जब बॉल को थ्रो किया तो सपोज करो बॉल की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। अब ये जो बॉय यहाँ पे बाहर खड़ा हुआ देख रहा है, जो ट्रक मूव करता हुआ जा रहा है, इसको जो वेलोसिटी नजर आएगी, यानी ये वेलोसिटी नजर आएगी 50 ट्रक की होगी, साथ साथ इस बॉल की वेलोसिटी होगी 10, क्योंकि ये भी राइट हैंड साइड पे। दोनों वेलोसिटी को जब ऐड करेंगे तो जो इसको टोटल वेलोसिटी इसको नजर आएगी, यानी बॉल कितनी तेजी से जा रही है, वो वेलोसिटी उसको नजर आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। और यही बात आपको यहाँ वीडियो पे समझा रहा था। इसी बात को मजीद आके प्ले करता हूँ मैं आपको। But is the little brother really standing still? No. The Earth is constantly in motion, the Sun is constantly in motion, and the galaxy is constantly in motion. अब वही बात आपको बता रहा है, जैसे वो बॉय था जो बॉय ट्रक को देख रहा था, तो वो बॉय खुद रुका हुआ नहीं था बल्कि बॉय भी मोशन में था, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ रोटेट कर रही है तो साथ साथ आपका अर्थ के साथ साथ सोलर सिस्टम पूरा रोटेट कर रहा है, गैलेक्सी रोटेट कर रही है। अब ये सारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के की पॉइंट्स हैं, जिसको मैं आपको सवाल को याद करने के तौर पे याद समझाऊंगा। सवाल पढ़िएगा तमाम लोग, सवाल क्या लिखा हुआ है आपके सामने। सवाल में लिखा हुआ है व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। पोस्टुलेट बताइए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और इसके रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये सवाल किस किस साल में आया, ये एयर आपके सामने लिखा हुआ है, ये आइंस्टाइन की तस्वीर है, 1905 में ये थ्योरी उसने पेश करी। और ये 20th सेंचुरी का सबसे फेमस साइंटिस्ट है जिसको आप आइंस्टाइन के नाम से जानते हो, ये थ्योरी पेश कर रहा है। अल्फाज पढ़ते हैं बेटा। In 1905, Albert Einstein studied the change in length, mass, time, and energy with respect to relative motion of a body on the basis of two postulates. अब वो दो postulates क्या, उन दो postulates को समझना है। पहला postulate कहलाता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। तो अभी मैंने समझाया, ये प्रिंसिपल मैंने पढ़ाया भी था, आप तमाम लोग पढ़िए। जी बेटा, अल्फाज क्या लिखे हुए, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, यानी कोई एब्सोल्यूट मोशन नहीं है। एवरी मोशन इज रिलेटिव टू ईच अदर, मतलब हर मोशन जो है दूसरी मोशन से रिलेटिव है। बेटा एब्सोल्यूट का मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर मेंशन कर देता हूँ। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पर्टिकुलर, यानी कोई पर्टिकुलर मोशन नहीं है। एवरी मोशन इज रिलेटिव टू अदर मोशन। फिर आगे आपसे क्या बोल रहा है, आगे पढ़ लीजिए। लॉ ऑफ फिजिक्स एग्जैक्टली द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये बात तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा के आ चुका हूँ। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपके लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो हमेशा सेम रहते हैं। तो ये सारी बातें आपने पढ़ी हैं। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल की बेस पे बताया गया है, तो ये प्रिंसिपल आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस पोस्टुलेट बेस्ड ऑन गैलीलियन एंड लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेटा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो आप पढ़ कर आए हो, वो जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर जो पढ़ाया है चैप्टर नंबर 17 में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपने 4 तरह की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसकी बेसिस पे आपको पता चला कि भाई आपके जो लॉ ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहते हैं सारे, यानी ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो हर लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक हुआ हुआ है। अगर वो पहला लेक्चर आपको आता होगा तो ये बातें फिर आपको समझ में आ रही होंगी। तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया बेटा, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी।
प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के बाद जो सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ लाइट। लाइट के बारे में अब जो अजम्पशन है, ये अजम्पशन आपको याद रखनी है। लाइट के बारे में अजम्पशन है कि लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड होती है बेटा 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड। पहले तो इस बात को जरा ध्यान में रखिए कि लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड है 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड, और ये लाइट की स्पीड जो है अनचेंज रहती है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। लाइट की स्पीड को जो वैल्यू है, लाइट की स्पीड की वैल्यू, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। चाहे आपका सोर्स टूवर्ड्स जाए, चाहे आपका सोर्स अवे जाए, सोर्स कहीं पे भी जाए, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमेशा क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल पढ़िए, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है अनचेंज रहेगी। यही पॉइंट आपको बता रहा है, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज आइदर, चाहे सोर्स ऑफ लाइट मूव टूवर्ड, चाहे सोर्स ऑफ लाइट जो है वो टूवर्ड्स जाए या फिर अवे जाए फ्रॉम द ऑब्जर्वर। जैसे आपने पढ़ा था ना डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट में क्या होता था कि सोर्स टूवर्ड जाए, सोर्स अवे जाए, लिसनर टूवर्ड जाए, लिसनर अवे जाए। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 में था। तो इस यहाँ पे क्या है कि चाहे सोर्स टूवर्ड जाए, चाहे सोर्स अवे जाए, स्पीड ऑफ लाइट जो है हमेशा सेम रहेगी, यानी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो ये दूसरा पॉइंट आपको बताया गया कि स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स अनचेंज आइदर सोर्स ऑफ लाइट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इस बात को एक्सप्लेन किस प्रिंसिपल की बेस पे किया गया, तो प्रिंसिपल देख लीजिए, दिस पोस्टुलेट बेस्ड ऑन माइकलसन एंड मोस्टली एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने पढ़ा है। मैं अगर इस एक्सपेरिमेंट की बात करूं, ये फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 9 के अंदर है। माइकलसन इंटरफेरोमीटर के नाम से एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आपने स्पीड ऑफ लाइट को कैलकुलेट किया गया। तो ये पॉइंट है मेरे पास, मतलब माइकलसन इंटरफेरोमीटर की बेसिस पे। अब पेपर में जब आपके पास सवाल आएगा बेटा, सवाल लॉन्ग सवाल का आमतौर पर सवाल आता है, तो पहले तो आपको दो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करोगे, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और प्रिंसिपल ऑफ लाइट। ओके बेटा, इन तमाम बातों को देख के जो मैंने दो पॉस्टुलेट्स पढ़ाए, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, प्रिंसिपल ऑफ लाइट। प्रिंसिपल ऑफ लाइट कोई मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ ये बात याद रखो कि भाई लाइट की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। यानी लाइट जो नजर आ रही है, लाइट की वैल्यू की अगर आपसे बात की जाए, तो लाइट की वैल्यू जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी अनचेंज रहती है वैल्यू। अब आगे आपको बता रहा है, चाहे आइदर का मतलब होता है चाहे सोर्स ऑफ लाइट टूवर्ड जाए या अवे जाए, लाइट की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इन दो बातों को देख के अब जो आइंस्टाइन के रिजल्ट हैं, अब जो आइंस्टाइन के रिजल्ट हैं, जो इसके आंसर्स आए हैं, जो इसकी थ्योरी का रिजल्ट आया है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपसे शेयर करूंगा। उस वीडियो को भी आप तमाम लोग देखिए, सुकून से पहले उस वीडियो को ऑब्जर्व कीजिएगा, फिर मैं उस वीडियो को आपको एक्सप्लेन करूंगा। Part 2. Special theory of relativity, time dilation. The second thing we need to accept is that the speed of light is the same for all observers. So, let's imagine a beam of light being reflected between two mirrors. Let's replicate this setup so we have another beam of light being reflected between another set of mirrors. But this time, the mirrors are moving close to the speed of light. We can see in the moving set of mirrors that the beam of light is moving a greater distance. Now, let's put a couple of people into this scenario. Meet Alex. He sits inside the moving set of mirrors, and Bill sits inside the stationary set of mirrors. The speed of light must be the same for both Alex and Bill, and their light beams must hit the bottom mirror after the same amount of time has passed. But as Alex's light beam is covering a longer distance, how is that possible? Well, the only way for that to work is if time for Alex slows down. Look at the clock hand. Notice how Alex's clock hand is moving much more slowly compared to Bill's. Time for Alex has slowed, which allows his light beam to travel a greater distance. Look at it this way. Speed equals distance divided by time. As Alex's distance is more, the value of his time must be more. Or rather, Alex's 1 minute actually turns out to be longer than Bill's 1 minute when you compare the two. Time has slowed down for Alex. This is called time dilation. This is quite a hard concept to grasp because it seems to go against what we experience on a practical level. But to understand the theory of relativity, you must stop thinking of time as a fixed unit for everyone. Time is relative. Confused? Don't worry if you don't grasp all of this immediately. Remember, it was the most brilliant scientist of the 20th century who put forward this theory. So feel free to rewatch this part of the video as many times as you need.
ये जो वीडियो आपने देखी, हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो समझ में आई हो सकता है कुछ लोगों को वीडियो कुछ समझ में ही ना आई हो। अब इसको पहले मैं अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करूंगा और फिर इस वीडियो को फिर दोबारा से देखेंगे ताकि बातें क्लियर हो। उसने आपसे कहा है बेटा टाइम डायलेशन। तो टाइम का तो लफ्ज समझ में आ रहा है। डायलेशन, डायलेशन का मतलब होता है डिले होना। डायलेशन मतलब डिले। तो देखो अगर आपने डिले का लफ्ज पढ़ा होगा तो डिले के लफ्ज का मतलब होता है कि टाइम बढ़ जाना, कोई चीज देर से आना, यानी टाइम का इंक्रीज हो जाना, टाइम का बढ़ जाना, ये टाइम डायलेशन कहलाता है। अब ये आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी को कैसे सपोर्ट किया, कैसे एक्सप्लेन किया, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से वो बात आपको समझा रहा था, मैं भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब टाइम कैसे बढ़ेगा। उसने एक क्लॉक ली बेटा, उसने इस तरीके का एक मिरर बनाया। अब देखो यहाँ पे उसने एक क्लॉक रखी, यानी एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है और यहाँ से फिर वापसी नीचे की तरफ आ रहा है। सपोज करो इसको ऊपर और नीचे आने में जो टाइम लग रहा था वो टाइम लग रहा है 1 सेकेंड, यानी इसको ऊपर से नीचे वापसी आने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम लग रहा है 1 सेकेंड। तो ये तो मेरे पास ए हो गया जिसको मैंने ए नाम रख दिया। अगला वाला मैंने कंसिडर किया, इसको मैंने बोला बी। अब बी के अंदर क्या है कि आपका ये जो क्लॉक है, ये बी क्लॉक नजर आ रही है, ये क्लॉक खुद जो है वो बेटा क्या कर रही है, मूव कर रही है। अगर ये क्लॉक मूव नहीं कर रही होती तो ये पार्टिकल बिल्कुल सिंपली ऊपर की तरफ जाता और ऊपर से वापसी नीचे की तरफ आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये क्लॉक अब मूव कर रही है तो मूव करने की वजह से बेटा ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा, यानी ट्रायंगुलर फॉर्म में जाएगा। ट्रायंगुलर फॉर्म का मतलब ये कि इंक्लाइन फॉर्म में जाएगा, जिसको आप हाइपोटेनस बोलते हो। अगर ट्रायंगल में इस तरह की साइड नजर आती है, यानी ये पार्टिकल स्ट्रेट जाने के बजाय ये इस तरीके से मूव करेगा। ऐसे मूव क्यों करेगा भाई, कॉमन सेंस की बात है ना। सपोज करो ये क्लॉक है, ये क्लॉक को मैंने बंद कर दिया, ये पार्टिकल अगर क्लॉक अगर रुकी भी है तो पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जाएगा और स्ट्रेट वापसी नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर अगर ये क्लॉक ही मूव करना शुरू कर दे तो पार्टिकल इस रुका सिर्फ ऊपर नीचे थोड़ी होगा, बल्कि अब पार्टिकल राइट साइड की तरफ भी जाएगा। राइट साइड पे जाने का मतलब ये कि ऊपर की तरफ भी जाएगा और राइट साइड पे भी जाएगा। तो इस तरह की मोशन आपको नजर आएगी जो यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, तो एक बात को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई जो जो क्लॉक बी नजर आ रही थी इसमें जो मिरर लगे हुए थे, इस मिरर से आपके ये जो लाइट थी, अंदर लाइट पार्टिकल था, ये टकरा के वापसी आ रहा था। और क्योंकि अगर ये पार्ट भी मूव करना शुरू कर दे मोशन में हो, यानी पार्ट यानी क्लॉक भी जो नजर आ रही है ये अगर मोशन में हो तो पार्टिकल स्ट्रेट मूव नहीं करेगा बल्कि इंक्लाइंड होकर मूव करेगा और वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब स्पीड ऑफ लाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप बोलेंगे यस सर यही है, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड ऑफ लाइट का। आपने ये प्रिंसिपल पहले ही पढ़ लिया, प्रिंसिपल पहले ही पढ़ लिया भाई। जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, ये स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी बराबर रखनी है वैल्यू। अब क्योंकि क्लॉक भी अगर मूव कर रही थी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी मोशन में तो है, मैं लिख भी देता हूँ नियर टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट के अगर करीब करीब वो मूव करेगी, नियर टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के अगर करीब करीब मूव करेगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अच्छा, अब सपोज करो पहले ऊपर डिस्टेंस था 2, टाइम था नीचे 2, सही बल्कि डिस्टेंस टाइम 1 था, नीचे टाइम था 1, ऊपर डिस्टेंस भी 1 था, तो स्पीड का आंसर कितना आ जाएगा सर, स्पीड का आंसर भी 1 आ जाएगा। भाई एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही वैल्यू हो। भाई स्पीड का फॉर्मूला है ना, स्पीड का फॉर्मूला है मेरे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। सपोज करो क्लॉक ए के अंदर डिस्टेंस था 1, टाइम भी था 1, तो स्पीड भी हो जाएगी मेरे पास 1। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं, कि डिस्टेंस जो नजर आ रहा है अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं, क्योंकि क्लॉक बी में आपकी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो क्लॉक बी के अंदर अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ा दूं, डिस्टेंस को बढ़ा के मैंने 1 से 2 कर दिया, अब अगर 2 को 1 से डिवाइड करूंगा तो आंसर 1 नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। क्या स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू वही रही है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बढ़ गई। आप बोलेंगे सर अगर आप डिस्टेंस को 1 से बढ़ा के 2 कर रहे हैं और 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू 1 से बढ़ के 2 हो गई, जबकि आप ये बात पहले से पढ़ कर आए हो कि स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को आपको क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। लिहाजा अब अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो साथ साथ बेटा इसका टाइम भी बढ़ना चाहिए, यानी अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका टाइम भी बढ़ना चाहिए। यानी अगर डिस्टेंस 1 से बढ़ के 2 हुआ है तो टाइम भी 1 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब 2 को 2 से वापसी डिवाइड करोगे तो स्पीड, उसका जो आंसर आएगा स्पीड का, वो वापसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो ये बात आपको एक्सप्लेन की जा रही थी। जो वीडियो आपने देखी थी वो वीडियो वाली बात को मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। वो बात क्या थी बेटा? वो ये समझाना चाह रहा था कि अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो साथ साथ आपको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस के साथ जब टाइम बढ़ेगा उसी सूरत में आपकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। और वीडियो के लास्ट में उसने बोला भी था कि भाई ये कॉन्सेप्ट जो है समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि ये 20th सेंचुरी के सबसे मशहूर और सबसे अकलमंद, मतलब सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आइंस्टाइन जो साइंटिस्ट था, उसने अपनी थ्योरी पेश की थी। तो अगर ये बात समझ में ना आए तो उस बात को दोबारा से देखिएगा। अब मैंने जितनी बात आपको समझाई ना, उस वीडियो में दोबारा से ऑब्जर्व कीजिएगा और उस बात को समझिए। ओके, दोबारा से इस वीडियो को देखते हैं। Part 2. Special theory of relativity, time dilation. The second thing we need to accept is that the speed of light is the same for all observers. ओके, पहले ही उसने बता दिया कि भाई आपको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम होती है फॉर ऑब्जर्वेंट। मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है, यानी सेम रहती है। तो ये बात पहले आप एक्सेप्ट कीजिए। अब इसी बात को मैं आगे प्ले करता हूँ। So, let's imagine a beam of light being reflected between two mirrors. Let's replicate this setup so we have another beam of light being reflected between another set of mirrors. ओके, अब ये कह रहा है बेटा स्पीड ऑफ लाइट जो है आपके मिरर्स के दरमियान मूव कर रही है। दो सेट हैं, एक का नाम ए रख दिया था ना आपने, एक का नाम आपने ए रखा था और एक का नाम आपने क्या रख दिया था? बी रख दिया था। मतलब एक ए है और एक बी है, और ये लाइट जो है मिरर के दरमियान मूव कर रही है। और याद रखिएगा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, ये बात भी आप ध्यान में रखनी है। अब इसको आगे प्ले करते हैं। But this time, the mirrors are moving close to the speed of light. We can see in the moving set of mirrors that the beam of light is moving a greater distance. ओके, अब वो वीडियो में आपको बता रहा है कि भाई ऊपर वाला जो मिरर था पार्ट बी के अंदर, ऊपर वाला जो मिरर है ये क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट के नियर नियर मूव कर रहा है तो आपकी बॉडी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी। अब वही बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्योंकि इंक्लाइंड होके टिल्ड होके डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है। Now, let's put a couple of people into this scenario. अब इसके अंदर वो Meet एग्जांपल दे Alex. रहा है कि उसने दो He बंदों को sits बिठा दिया। inside the moving set of mirrors, and Bill sits inside the stationary set of mirrors. The speed of light must be the same for both Alex and Bill, and their light beams must hit the bottom mirror after the same amount of time has passed. But as Alex's light beam is covering a longer distance, how is that possible? Well, the only way for that to work is if time for Alex slows down. Look at the clock hand. Notice how Alex's clock hand is moving much more slowly compared to Bill's. Time for Alex has slowed, which allows his light beam to travel a greater distance. Look at it this way. Speed equals distance divided by time. As ओके, अब ये इस फॉर्मूले से बता रहा है कि भाई स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब क्योंकि जो एलेक्स था, जो ऊपर वाली क्लॉक थी वो मूव कर रही थी, वो उसकी जो लाइट पार्टिकल था वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था। अब अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो आपको टाइम को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहती है। जैसे पहले ऊपर 1/1 लिखा हुआ है, 1 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर ऊपर आपने 2 कर दिया तो नीचे भी 2 करना पड़ेगा, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर दोबारा कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि मुझे अपने आंसर को कांस्टेंट रखना है। तो अगर आंसर को कांस्टेंट रखना है तो अगर ऊपर वाली चीज बढ़ाओगे तो नीचे वाली चीज को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर कोई बॉडी मूव करेगी तो ज्यादा डिस्टेंस नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट अगर मूव करेगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और अगर ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो उसका टाइम भी बढ़ेगा, यानी टाइम डिले हो जाएगा। और इस टाइम डिले होने को बेटा बोलते हो टाइम डायलेशन। Alex's distance is more, the value of his time must be more. Or rather, Alex's 1 minute actually turns out to be longer than Bill's 1 minute when you compare the two. Time has slowed down for Alex. This is called time dilation. This is quite a hard concept to grasp because it seems to go against what we experience on a practical level. But to understand the theory of relativity, you must stop thinking of time as a fixed unit for everyone. Time is relative. Confused? Don't worry if you don't grasp all of this immediately. Remember, it was the most brilliant scientist of the 20th century who put forward this theory. So feel free to rewatch this part of the video as many times as you need.
थ्योरी समझने में तो काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है। मजे की बात है जब इसको आप याद करने बैठोगे ना, तो याद करने के लिए इतनी आसान है। मैं भी लेक्चर के एंड पे इसको याद करने का काम बताऊंगा, आप बोलेंगे सर इतना आसान सा काम था, इसको याद ही करना था तो आप पहले बता देते। मैं अगर आपको बोलूँ ना बेटा इसको याद कर लो, तो आप इतने आराम से याद करोगे ना, आपकी सोच है। मतलब याद करने के लिए सवाल इंतहाई आसान है, लेकिन समझने के लिए सवाल इंतहाई मुश्किल है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपनी बात को फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये पहला रिजल्ट है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया, टाइम डायरेक्शन। सेकंड पार्ट में वीडियो को आपको दिखाऊंगा, सेकंड पार्ट को आप देखते हैं, सेकंड पार्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है मेरे पास, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथ का रिड्यूस हो जाना, कम हो जाना। यानी अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के नियर नियर मूव करेगी तो उसकी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब कैसे होगी कॉन्ट्रैक्ट, क्या इससे रिलेटेड बातें, क्या वीडियो है, उस वीडियो को जरा देखते हैं, फिर इस बात को मैं एक्सप्लेन करूंगा। ऑब्जर्व कीजिएगा वीडियो। Part 3. Special Theory of Relativity. Length Contraction. In the previous section, we spoke about how the speed of light remains the same for Alex and Bill because while the distance Alex's light beam travels is more, his time has dilated. However, distance and time don't increase by the exact same amount. In fact, time doesn't actually dilate enough to account for the speed to remain the same for both boys. Something else happens: length contraction. When objects are moving close to the speed of light, not only does time slow down, but the object itself contracts. This is called length contraction. So in this scenario, Alex and his mirrors are actually smaller than we thought, and therefore the distance the light beam has to travel is actually smaller than we thought also. In conclusion, time dilation and length contraction work together to ensure that the speed of light remains the same for both Alex and Bill. Einstein preferred to think of space and time not as two separate things, but one entity. He called it space-time. ओके, अब ये जो बात उसने एक्सप्लेन करी है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, इस बात को मैं अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा आपको। इसको जरा समझते हैं। अब देखो आपके पास जो ऊपर वाली क्लॉक थी, इस ऊपर वाली क्लॉक के अंदर जो मिरर लगे हुए थे और जो लाइट पार्टिकल मूव कर रहा था, ये लाइट पार्टिकल इस तरीके से जा रहा था, गया टकराया, टकरा के यहाँ से वापसी आ गया। अब स्पीड का जो फॉर्मूला है मेरे पास, स्पीड का फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब होता क्या है कि आपकी पार्टिकल जो है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी, क्योंकि उसको वो स्ट्रेट नहीं जा रहा था बल्कि इंक्लाइंड होकर जा रहा था, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी, तो आपका टाइम भी बढ़ गया। लेकिन आइंस्टाइन ने इस बात को रियलाइज कराया कि भाई जितना डिस्टेंस बढ़ता है उतना टाइम नहीं बढ़ पाता। यानी सपोज करो स्पीड की वैल्यू मेरे पास 1 आ रही थी ना, डिस्टेंस बढ़ के 4 हो गया, तो टाइम भी बढ़ के 4 हो गया। लेकिन होता क्या है कि जितना डिस्टेंस बढ़ रहा है उतना टाइम नहीं बढ़ता, टाइम बढ़ता है लेकिन टाइम कम बढ़ता है। मतलब टाइम की वैल्यू इतनी ज्यादा राइज नहीं हो पाती। अब होता क्या है कि अगर कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के नियर नियर मूव करे तो उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी वो छोटा हो जाएगा। अगर कोई क्लॉक है, ये पहले ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी, लेकिन अगर ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के नियर नियर मूव करेगा तो ये जो क्लॉक नजर आ रही है इसका डिस्टेंस बेटा रिड्यूस हो जाएगा। डिस्टेंस रिड्यूस होने का मतलब क्या है? पहले इसका डिस्टेंस ज्यादा था, बाद में इसका डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया। तो आइंस्टाइन ने अपनी सेकंड थ्योरी में ये बात पेश करी, ये बात एक्सप्लेन करी कि भाई अगर कोई बॉडी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा, नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई बॉडी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये इसका सेकंड पार्ट है। ओके, अब आप लोगों ने जो वो वीडियोस देखी, मैंने आपको सिखाया टाइम डायरेक्शन, मैंने आपको सिखाया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसी की बेसिस पे आप हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं उन रिजल्ट्स को याद करता है। हमारे पास 4 तरह के रिजल्ट्स हैं। देयर आर 4 रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब रिजल्ट ही है कि 4 रिजल्ट्स हैं हमारे पास। पहला रिजल्ट मैंने आपको बताया टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन मतलब टाइम डिले होगा। सेकंड कहलाता है बेटा रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब यह है कि इंक्रीज इन मास, यानी आपका मास भी बढ़ता है। अगर आपकी बॉडी नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट मूव करे तो उसका मास भी इंक्रीज होगा। तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया टाइम डायरेक्शन, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया रिलेटिव मास, तीसरा पॉइंट यहाँ पे नजर आ रहा है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब यह है कि बेटा आपकी जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और चौथा नजर आ रहा है रिलेटिव एनर्जी। रिलेटिव एनर्जी पढ़ाऊंगा मैं आपको लास्ट के अंदर, क्या चीज है इसका फॉर्मूला बताऊंगा। उससे पहले इन 3 चीजों को बारी बारी करके पढ़ते हैं। पहले तो आप देखो टाइम डायलेशन।
टाइम डायलेशन की तरह अल्फाज देखिएगा, मैं अल्फाज आपको पढ़ा रहा हूँ, अल्फाज पढ़िए तमाम लोग। ओके, सवाल में आपसे एक्सप्लेन आपको कर रहा है टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन में आपको बता रहा है टाइम ऑफ अ क्लॉक विल इंक्रीजेस, यानी आपका जो टाइम है वो बढ़ता रहेगा, टाइम डिले होगा विद द वेलोसिटी ऑफ अ क्लॉक, यानी टाइम ऑफ अ क्लॉक विल इंक्रीजेस, टाइम बढ़ता रहेगा जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप बोले कि चलें सर सही है, ये बात हम आपकी मान लेते हैं कि टाइम डिले हो रहा है, टाइम डिले होने का मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, आगे बढ़ने से पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं। बेटा इसका फॉर्मूला मेरे पास है, t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर। बेटा खुशी की बात यह है कि टॉपिक का इस टॉपिक के जो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको ड्राइव नहीं करने, क्योंकि हमारी बुक के अंदर भी फॉर्मूले डायरेक्ट दिए गए हैं, क्योंकि थ्योरी इतनी मुश्किल है तो फॉर्मूले इसके कितने मुश्किल होंगे, तो मैं तो आपको डराऊंगा भी नहीं बेटा। ये फॉर्मूले आपको ड्राइव करने, फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूले आपको डायरेक्ट बताए गए। ये टाइम डायरेक्शन का फॉर्मूला है। टाइम डायरेक्शन के फॉर्मूले के अंदर बेटा टी नॉट वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी किस में हो, रेस्ट में हो, और टी उस वक्त टाइम होगा जब आपकी बॉडी क्या कर रही हो, मूव कर रही हो, यानी मोशन में हो। अच्छा जी, अब ये कंडीशन पढ़ो जरा, कंडीशन क्या लिखी हुई है। ये कंडीशन पढ़ी जो मैंने ब्लू कलर के ब्रैकेट से लिखी है। फिर इस कंडीशन को मैं आपको समझाता हूँ, पहले आप पढ़ लो, फिर मैं इस कंडीशन को समझाऊंगा कंडीशन में आपसे बोल क्या रहा है। इसको पढ़ते हैं। एंड इट बिकम्स इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी बन जाएगा इफ वेलोसिटी ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट। अच्छा, ये बात भी आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, जरा समझना सुकून से। अगर आपकी कोई बॉडी है, सपोज करो ये कार है या बॉडी है, ये मूव कर रही है, ये इतना तेज मूव कर रही है, इतना तेज मूव कर रही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर मूव कर रही है, यानी v बराबर है c के। बेटा v का मतलब होता है वेलोसिटी, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये कार इतनी तेज जा रही है, इतनी तेज जा रही है कि वेलोसिटी बराबर आ रही है स्पीड ऑफ लाइट के, यानी v बराबर आ रहा है c के। तो जहां अब आपको बेटा यहाँ पे v नजर आ रहा था, इस v की जगह पे आप किसको पुट कर दोगे, v की जगह पे रख दोगे c को। तो इस फॉर्मूले में बेटा c को रखो, फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला जरा देखते हैं। आप बोलेंगे सर ये बन जाएगा t इज इक्वल टू, ऊपर लिखा हुआ है टी नॉट, जबकि नीचे आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस, बेटा v की जगह पे आ जाएगा c, और ऊपर नीचे हो जाएंगे c अपॉन c। कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप बोलेंगे यस सर c से ये c क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे सर बिल्कुल c से c ये कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा मुझे ये बता दीजिए। सर बच क्या जाएगा, बच जाएगा मेरे पास टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस, बेटा c से c को कैंसिल करोगे तो बचेगा 1, और 1 पे भी बेटा क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। अब स्क्वायर अगर आप करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अच्छा, 1 में से 1 को बेटा अगर माइनस करोगे नीचे, तो 1 में से 1 को अगर माइनस करोगे तो आंसर आ जाता है मेरे पास 0। तो फॉर्मूला बनेगा t इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0। जीरो का रूट लोगे तो जीरो का रूट भी जीरो होता है, और किसी भी चीज को अगर जीरो से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आ जाता है, उसका आंसर आ जाता है इन्फिनिटी। अब ये सारी बातें जो मैंने आपके सामने ड्राइव की है ना, आपको हर किसी पेपर में ड्राइव भी नहीं करना, ये मैंने जो ड्राइव किया आपको सिर्फ डायरेक्ट याद करना है। आपको क्या याद करना है, अगर आपकी कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करे तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इस सेंटेंस को पढ़ो, ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है, एंड इट बिकम्स इन्फिनिटी, यानी आपका जो टाइम है बेटा वो टाइम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। टाइम इन्फिनिटी क्यों हो जाएगा, मैं इस बात को हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो आपका जो टाइम है बेटा इन्फिनिटी हो जाएगा, कब हो जाएगा, इफ वेलोसिटी ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, यानी v बराबर किसके हो जाए, c के बराबर हो जाए। तो पहला जुमला मैंने आपको याद करने का तरीका बताया कि टाइम ऑफ अ क्लॉक विल इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ अ क्लॉक एंड इट बिकम्स इन्फिनिटी इफ वेलोसिटी ऑफ अ क्लॉक इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। आगे बढ़ो बेटा, क्या बोल रहा है। आसान बात बोल रहा है, मुश्किल नहीं है। इफ टी नॉट रिप्रेजेंट टाइम, टी नॉट वो टाइम है जब आपकी क्लॉक किस में है, रेस्ट पे। आप बोलेंगे सर ये तो अभी अभी आपने बताया कि टी नॉट वो टाइम है जब आपकी बॉडी रेस्ट में है। टी रिप्रेजेंट वो टाइम जब आपकी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी मोशन में, यानी टी वो टाइम है जब आपकी बॉडी किस में है, मोशन में है। देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप ये फॉर्मूला लिख के दिखा दोगे। तो पेपर के लिए जो आपको याद करना है बेटा, पेपर के लिए सिर्फ आपको ये पॉइंट याद करना है, टाइम डायलेशन का ये पूरा पैराग्राफ याद करोगे, और पैराग्राफ याद करने के बाद इस फॉर्मूले को लिख के दिखा दोगे कि भाई टाइम डायलेशन का फॉर्मूला ये। जबकि नीचे जो मैंने कैलकुलेशन कराई है, ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए कराई है, पेपर में आपको नहीं करनी।
मजे की बात ये, आप इसकी एक हेडिंग याद करोगे ना, दूसरी हेडिंग खुद ब खुद बन जाएगी। दूसरा हेडिंग बनाने का मतलब क्या है, आपने अगर इसका एक पैराग्राफ याद कर दिया तो सेकंड पैराग्राफ आप इसका कैसे बना सकते हो, सेकंड पैराग्राफ देखना। ये टाइम डायलेशन है ना, टाइम डायलेशन को आप काटोगे यहाँ पे, मैं बाकी चीजों को चलो इरेज कर दूं पहले। ये देखो सेकंड पैराग्राफ में आपको याद कराता हूँ, आपने टाइम डायलेशन को काटा और यहाँ पे हेडिंग लगा दी इंक्रीज इन मास। अब देखो सेकंड हेडिंग खुद ब खुद बनेगी। अब ये टाइम नहीं होगा, बल्कि टाइम को काट के आप क्या लिख दोगे, टाइम को काट कर लिख दोगे मास। अब पढ़ोगे इसको क्या बनेगा, mass of a clock will increases with the velocity of a clock and it becomes infinity if the velocity of a clock is equal to the velocity of the light। यानी ये पैराग्राफ पूरा का पूरा सेम रहेगा, यानी आपने टाइम को काट के सिर्फ क्या लिख दिया, मास लिख दिया। अच्छा, अब टी नॉट को काट के बेटा कर दोगे यहाँ से एम नॉट। इफ एम नॉट रिप्रेजेंट टाइम, यानी एम नॉट जो है वो टाइम होगा, व्हेन अ क्लॉक एट रेस्ट, एंड टी की जगह पे बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी की जगह पे आ जाएगा एम, यानी एम रिप्रेजेंट टाइम। When a clock move with the velocity v, then according to Einstein's special theory of relativity, तो जहां जहां t नजर आ रहा है वहां वहां आप m रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। यानी बिल्कुल सेम बात है, सिर्फ आपने वेरिएबल्स को चेंज करना है। जहां टाइम नजर आ रहा है वहां पे आप क्या रख दोगे, वहां पे मास रख दोगे, तो सेकंड पैराग्राफ आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो वही सेकंड पैराग्राफ मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ ताकि वो बात मैं समझा भी सकूँ आपको। ये रहा। अच्छा, एक और चेंज होगा, वो क्लॉक की जगह मास आएगा, वो मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिखा भी दूंगा। अल्फाज पढ़ लीजिए बेटा। फिर वही बात देखो, वहां तक मेरे पास टाइम ऑफ अ क्लॉक, यहाँ है मेरे पास मास ऑफ अ बॉडी, यानी वहां था टाइम ऑफ अ क्लॉक, यहाँ है मास ऑफ अ बॉडी। मास ऑफ अ बॉडी विल इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड इट बिकम्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो जाएगा इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं, आगे उसने कहा आपसे बेटा, इफ एम नॉट रिप्रेजेंट टाइम, एम नॉट रिप्रेजेंट मास, एम नॉट वो मास है व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, जब आपकी बॉडी रेस्ट पे है, और एम वो मास है, एम रिप्रेजेंट मास वो मास व्हेन अ बॉडी मूव विद द वेलोसिटी v, देन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप ये मास का फॉर्मूला बना के दिखा दोगे, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस v अपॉन c का होल स्क्वायर। तो मेरे पास दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया मेरे पास इंक्रीज इन टाइम डायलेशन का, दूसरा आ गया मेरे पास इंक्रीज इन मास का। तीसरा फॉर्मूला आपको बनाना सिखाते हैं, हेडिंग पढ़ो जरा क्या लिखी हुई है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का लफ्ज खुद बता रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब बढ़ना है या कम होना है, तो आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्शन के लफ्ज का मतलब है कम होना, यानी रिड्यूस हो जाना। यानी आपकी बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट के नियर मूव करेगी तो उसकी जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ क्या हो जाएगी, उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। अब ये अल्फाज देखिए, अल्फाज पढ़िए क्या लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ अ बॉडी विल डिक्रीजेस, वहां इंक्रीज था यहाँ डिक्रीज हो गया, क्योंकि वहां मास बढ़ रहा था, यहाँ लेंथ कम हो रही है। तो अल्फाज भी बेटा उसी से मिलते जुलते लिखे में, कि लेंथ ऑफ अ बॉडी विल डिक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एंड इट बिकम्स जीरो इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब ये आगे की बात जो लिखी हुई है, इस बात को मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ये वाला पैराग्राफ जो आगे मैंने ब्रैकेट बनाया जिसपे स्टार बना रहा हूँ, अब मैं इसको समझाता हूँ। बेटा लेंथ का फॉर्मूला मेरे पास ये है, एल इज इक्वल टू एल नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। अब आपकी बॉडी अगर स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करेगी तो क्या काम करोगे, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया था ना, कि अगर ये स्पीड ऑफ लाइट के बराबर मूव करेगी तो जहां v नजर आ रहा है आप v की जगह पे क्या रख दोगे, आप v की जगह पे c पुट कर दोगे। तो v की जगह पे c पुट करोगे बेटा, तो जहां v नजर आ रहा है वहां पे आपने c रखा। ये देखो, ये बन जाएगा एल नॉट अंडर रूट 1 माइनस सी अपॉन सी का होल स्क्वायर। बेटा सी से सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो सी से सी को कैंसिल करोगे तो आगे बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस 1 का स्क्वायर। बेटा 1 का स्क्वायर भी अगर आप करोगे तो 1 का स्क्वायर करने से ये बन जाएगा अंडर रूट 1 माइनस 1। बेटा 1 में से 1 को माइनस करोगे तो आंसर बचेगा अंडर रूट 0, 0 का रूट लोगे तो आंसर 0 आएगा, और एल नॉट को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो लेंथ है वो लेंथ भी क्या हो जाएगी, वो लेंथ भी हो जाएगी मेरे पास कितनी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यही बात तो यहाँ लिखी हुई है, पढ़ो जरा यहाँ से, इफ अगर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी v अगर बराबर हो जाए c के, यानी वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बराबर हो जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट के, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही तो लिखा हुआ है, इट बिकम 0, यानी लेंथ 0 हो जाएगी अगर आपकी बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर क्या करेगी, मूव करेगी।
इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ, बेटा आप ये पढ़ लो जरा क्या लिखा हुआ है। एल नॉट रिप्रेजेंट लेंथ व्हेन अ बॉडी एट रेस्ट, यानी एल नॉट वो लेंथ है जब आपकी बॉडी किस में है, रेस्ट में है, और एल वो लेंथ है जब आपकी बॉडी किस में है, मोशन में है, यानी मूव कर रही है। लिहाजा आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक आपकी जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और उसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दिया। ये रहा फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी अपॉन सी का होल स्क्वायर। तो सवाल समझने में मुश्किल जरूर है, लेकिन याद करने में आसान है। जब आप इसको याद करने बैठोगे तो बड़े आराम से आपको याद हो जाएगा, मिलते जुलते अल्फाज हैं, याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितनी मुश्किल बातें थी इस चैप्टर में, सारी मैंने मुश्किल बातें कर ली। आगे का चैप्टर नंबर 17 बहुत आसान है और आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। बस इसका लास्ट फॉर्मूला रह गया है। लास्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, जो लास्ट फॉर्मूला है मेरे पास वो ये रहा, मास एनर्जी रिलेशन। बचपन में आप लोगों ने मैट्रिक क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये चौथा इसका फॉर्मूला है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी इज गिवन बाय, ये इसका फॉर्मूला आपने बना के दिखा दिया कि भाई इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला ये आ जाएगा, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पहुंच के आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सवाल कंप्लीट हुआ। पेपर में ये सवाल आता है, पेपर में ये सवाल लॉन्ग के अंदर या शॉर्ट के अंदर लाजमी आएगा। अच्छा, पेपर में आपको समझ के उसको बताना नहीं होता, उसको पेपर में लिख के दिखाना होता है। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपको बातें समझ में आ जाए ना, तो आप बड़े आराम से सवाल को लिख सकते हो।